अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी में हम अब एक चैप्टर्स के बारे में भी पढ़ा करेंगे जो जनरलाइज है, जो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। और फिल वक्त मैंने कोर्स आउटलाइन जो ली हैं वो आगा खान बोर्ड की ली हैं, लेकिन इसके अलावा ये बाकी लोगों के लिए भी है। यूनिवर्सिटी गोइंग वालों के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने अगर जनरल कॉन्सेप्ट्स लेने हैं तो ले सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ये इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनानी है। हम इसमें क्या क्या लर्न करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्जेस की टाइप्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक्सप्लेन करेंगे कूलम्स लॉ वगैरह को, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फिर उसके आगे एप्लीकेशंस क्या कुछ आ जाती हैं। वो सारा कुछ जो है हम इधर डिटेल से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रो चार्जेस से निकला है और स्टैटिक्स जो है वो स्टेशनरी से निकला है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? स्टेशनरी चार्जेस, रुके हुए चार्ज, उसकी वजह से उसकी फील्ड है उसके बारे में। और वो फील्ड अगर है तो उसका कोई पोटेंशियल है कि वो अपने करीब किसी चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। तो ये सारा कुछ जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स जो होती हैं उसमें से एक बेहतरीन एग्जांपल है जो आप अपने घर में भी खुद भी परफॉर्म करके देख सकते हैं कि अगर आपके बाल जो हैं वो बहुत ड्राई हैं, आप कंघी अपने बालों में फेरें और कागज़ के छोटे 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 टुकड़े करें और कंघी को उसके करीब ले जाएं, तो वो क्या होगा? जो कागज़ है उस वो कंघी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने अपने बालों में कंघी फेरी, हमारे बालों में एक चार्ज आ गया, कुछ चार्ज कंघी पे आ गया। इसी तरह जब आपने उस कंघी को जो कि चार्ज थी उसके करीब लेके गए कागज़ के छोटे टुकड़ों की तरफ, तो उसमें डाइपोल्स क्रिएट हो गए जिस वजह से वो अट्रैक्शन हुई। ये सारा कुछ, डाइपोल क्या होता है, ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। चार्ज एंड इट्स टाइप्स। चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज में हम कह सकते हैं कि अगर एक चीज़, एटम जो होता है ना, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अगर उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए या उससे ज़्यादा की, अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी करेंगे तो वो +1 चार्ज होगा, अगर दो की करेंगे कमी तो +2। तो अगर हम उसमें से नेगेटिव चार्जेस, यानी उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालें क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव टाइप हो जाएगी चार्ज की। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, एक भी बेशक एक्स्ट्रा हो, तो क्या होगा? वो नेगेटिव चार्ज होगा। ओवरऑल एक एटम न्यूक्लियर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी एटम के अंदर यूजुअली जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। वो जब फिर बॉन्डिंग वगैरह होती है उस केस में इनके चार्जेस जो होते हैं वो, कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होता है तो डोनेट करने वाला जो हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो एक्सेप्टर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ओवरऑल चार्ज क्या है? वो क्वांटाइज्ड होता है, कंजर्व्ड है। क्वांटाइजेशन, अभी हमने बात की, क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटाइजेशन क्या हुई? क्वांटाइज का मतलब यह है कि चार्ज की एक फिक्स वैल्यू है। जैसे चार्ज Q=N ही लिखा है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये कैलकुलेटेड है एक्सपेरिमेंटली। मिलिकन्स ने सबसे पहले कैलकुलेट किया था, वो भी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये यानी अगर ये एक चार्ज है ना 1.6, तो इसके वो मल्टीपल्स में ही आ सकता है।
इससे छोटा नहीं हो सकता। यानी ये जो है ना, ऐसे नहीं हो सकता कि कोई चार्ज जो है वो 1.4 इंटू 10⁻⁻19 हो। इस तरह से नहीं होगा। या ये इतना ही होगा, या इससे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो कि हमने n दे दिया है, और n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन है। ठीक है। और चार्ज जो है उसको हम वैसे ही टोटल करते हैं जैसे आम अलजबरा में हम टोटल करते हैं। और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो सेम चार्ज होगा, यानी दो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम चार्ज होगा। दो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, या कह सकते हैं अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेली लाइफ की जो एप्लीकेशन है ना, हाँ, ये जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, कार्स, बाइक्स, ये सारा कुछ, इसके ऊपर जो पेंट किया जाता है वो कितना ज़बरदस्त पेंट होता है कि वो कितने कितने साल चल जाता है। वो ऐसे ही इसी तरह ये होता है कि वो जो पेंट उसके ऊपर हुआ था उसको एक चार्ज दिया जाता है, एक चार्ज गाड़ी को दिया जाता है, तो वो अपोजिट चार्ज होता है, उनके दरमियान में हो जाती है अट्रैक्शन, और उस अट्रैक्शन की वजह से वो अच्छे से उसके ऊपर लग जाता है जितना जितना लगना होता है, और जिस वजह से वो चार्ज लॉन्ग लास्टिंग, उसके ऊपर अच्छे से लगने की वजह से पेंट लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके अलावा प्रेसिपिटेशंस होती हैं, जो चिमनीज़ होती हैं वो डस्ट रिमूव करती हैं। इसी तरह इसकी मेन एग्जांपल ये है ज़ीरोग्राफी। जो ज़ीरोग्राफी कहीं फोटोकॉपी मशीन्स, या छोटे जो हैं प्रिंटर्स, जो कि हमारे घर में भी हो सकते हैं, और बड़ी बड़ी फ़ोटोकॉपी मशीन जो किसी इंडस्ट्री में चाहिए होंगी, या ऑफिसेज में, या कुछ स्कूल्स में भी उनकी अपनी फ़ोटोकॉपी मशीन होती हैं, तो वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कूलम लॉ। कूलम लॉ दो चार्जेस के दरमियान में इंटरेक्शन है। जैसे कि अगर एक चार्ज है Q1, यहाँ कोई और चार्ज है Q2, इनके दरमियान में इन दोनों के ऊपर एक दूसरे की फोर्स लग रही है, इसकी इस पे और इसकी इस पे, और ये जितनी फोर्स इस पे लगा रहा होगा यही उतनी फोर्स इस पे भी लगाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है, डायरेक्शन का, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कैलकुलेटेड है कि ये कितनी फोर्स इस पे लग रही है। एक्सपेरिमेंट कूलम ने परफॉर्म किया था, जिससे उसने ये साबित किया था, जिससे इसने ये अपना लॉ डिड्यूस किया था कि जितने ये चार्जेस होते हैं ना, उसने डिफरेंट चार्जेस लेके और फिर सेम डिस्टेंस डिफरेंट करके किया था, और फिर मतलब उसने एक टाइम पे एक चीज़ फिक्स की थी। एक टाइम पे अगर उसने चार्ज 1 कूलम रखा हुआ है, मतलब ये वैसे माइक्रो कूलम्स में होता है, अगर उसने 2 माइक्रो कूलम का रखा है Q1 और Q2 का, फिर उसने रेडियस यानी आर चेंज किया, इनका डिस्टेंस, फिर उसने अगर एक डिस्टेंस रखा है तो उसने डिफरेंट चार्जेस रख के देखे हैं कि एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3, इस तरह करके, और उसने फिर ये डिड्यूस किया था कि जो एक फोर्स इन दोनों के दरमियान में एक दूसरे के ऊपर लग रही है, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो दोनों चार्जेस की मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की।
डिस्टेंस के भी स्केयर के इन्वर्स स्केल लगता है। और जब इनको हम कंबाइन कर देते हैं तो एफ प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। ये इक्वल का साइन और ये कि हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो साथ ये चीज़ आ गई फार्मूला हमारे पास। ठीक है। और के की वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है। आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये देखिए के की वैल्यू यहाँ कैलकुलेटेड मैंने मेंशन की है। के इज इक्वल टू 8.99 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू वैक्यूम में है। क्यों? और इसकी वैल्यू अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह रखें तो डिफरेंट होती है, क्योंकि के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी जो है इसकी एक वैल्यू है। और इसी तरह अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक की बात करें कि हमने इसके अंदर कोई मटेरियल रख दिया दो चार्जेस के दरमियान में और वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो तब के की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये जो है ये है रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि हर मटेरियल की डिफरेंट होती है। एयर की 1.0006 होती है आई थिंक सो, और हर मटेरियल की इसी तरह डिफरेंट होती है। वन जो है ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के लिए होती है, क्योंकि वैक्यूम के लिहाज से हम रिलेटिव बता रहे हैं ना, तो जिसके रिलेटिव बता रहे होते हैं उसको हम वन कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल और लॉ का और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ का। इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ और इसमें एक चीज़ जो सेम है वो इसके फार्मूले की का लिखा जाने वाला सेम है। जैसे एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशन के केस में एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। अब आप इन दोनों फार्मूले को सामने रख के देखें कि इसमें दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और दूसरी बात कि दोनों के अंदर ही मल्टीपल आ रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये चार्जेस के दरमियान में है तो इसलिए यहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं, और ये मैसेज के दरमियान में है तो इसका सोर्स मैस है। और एक चीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसमें रिपल्शन नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। दूसरी बात कि ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है। अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें ना कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो वीक फोर्स होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये दो मैसेज के दरमियान की फोर्स है, जबकि ये जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं दो चार्जेस के दरमियान में कोई और मीडियम रखते हैं तो उससे फोर्स की वैल्यू पे फ़र्क आता है। तो ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। अब चलते हैं हम
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह। अभी तक हमने बात की कि कोई चार्ज है और वो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो उस चार्ज का एक रीजन है, जैसे ये एक चार्ज है, इसका एक एरिया है स्पेसिफिक, ये जहाँ तक ये इसकी लाइंस जा रही हैं, ये एरिया जो बना हुआ है ना, इसके अंदर अंदर कोई चार्ज अगर आएगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल। जैसे अगर एक चार्ज है Q, ठीक है, उसका एरिया फॉर एग्जांपल इतना है, और यहाँ पे एक छोटा चार्ज Q आ जाए तो इसके ऊपर ना तो अट्रैक्शन होगी ना तो रिपल्शन होगी। लेकिन अगर मैं उसको इसके अंदर ले आऊँ तो इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी, क्योंकि ये छोटा चार्ज है, Q इसलिए लिखा है कि ये छोटा, और इसको बड़ा Q इसलिए लिखा है कि उसकी निस्बत ग्रेटर चार्ज है। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, कौन सी लगेगी, अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के ऊपर प्लस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्शन होगी और इसको बड़े को धकेलेगा, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अंदर की तरफ इसकी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो किसी आप इसको अगर समझने के लिए खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो उसकी बेहतरीन मिसाल है कि आपने बचपन में कभी ना कभी मैग्नेट से ज़रूर खेला होगा, नहीं खेला तो आप अभी भी कोई सस्ते से मैग्नेट लेके करके देख सकते हैं। मैग्नेट की भी इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड होती है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और मैग्नेट को भी आप एक पॉइंट से करीब ज़्यादा लेके आए तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रही होगी, आप देखेंगे एक फील्ड महसूस होती है, यानी जहाँ रिपल्शन हो रही होगी आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें वो इसके सिरे नहीं जुड़ रहे होते आपस में, आपको एक महसूस हो रहा होता है कि कोई फोर्स लग रही है जो नहीं होने दे रही। तो उस रीजन से ज़रा सा बाहर जाएंगे वो आपको ये चीज़ें महसूस होना बंद हो जाएंगी। इसी तरह अट्रैक्शन भी जब होगी तो एक डिस्टेंस होगा स्पेसिफिक, उसके बाद ही होगी, उससे ज़्यादा डिस्टेंस कर लेंगे तो नहीं होगा। तो ये आप इस तरह एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा जहाँ जहाँ वो आपको फोर्स फील हो रही है उतना उतना उसका एरिया जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के विजुअल्स हैं असल में, क्योंकि वो जो लाइंस ये लाइंस हमने खुद से ड्रॉ की हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र नहीं आती। जिस तरह मैंने आपको अभी बात की, और आप अगर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे आपको जस्ट फीलिंग आ रही होगी कि यहाँ कोई फोर्स लग रही है, लेकिन आपको एक्चुअली वो फोर्स नज़र नहीं आती। तो इसीलिए हम उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम उसको एक कागज़ पे बना के दिखाने के लिए एक लाइंस क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, और मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज जो है उसको पॉजिटिव माना होता है, तो हम ये कह पॉजिटिव से आउटवर्ड बनाते हैं, ये खुद से किए हुए हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को दिया और उसको नहीं, वो जस्ट एक ऑपोजिट चार्जेस थे। वाइस वर्सा भी हो सकता था, बस साइंटिस्ट ने क्योंकि वो रखते तो तब से हम वो पढ़े। इसी तरह ये भी लाइंस उसने कहा था, साइंटिस्ट ने ही रखा हुआ है, ये जस्ट कन्वेंशंस हैं कि पॉजिटिव से आउटवर्ड होती हैं और इनवर्ड होती हैं नेगेटिव के, और ये स्फेरिकल होती हैं। यहाँ पे तो आपको सर्कल लग रहा होगा, असल में स्फेरिकल होती है। स्फीयर क्या होता है, अगर आप एक वो क्रिकेट वाली बॉल देख लें तो वो एक स्फीयर है। इसी तरह चार्ज भी जो है उसके अराउंड फील्ड जो होती है वो स्फेरिकल होती है, स्फीयर की फॉर्म में होती है। जब दो चार्जेस के दरमियान अगर हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो क्योंकि अट्रैक्शन होती है तो इस तरह होता है कि पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव के अंदर वो लाइंस ख़त्म हो रही होती है। और ये भी जस्ट एक 2D इमेज आपको बेशक नज़र आ रही है, लेकिन स्फेरिकल ही होती है चीज़ें। ये है अगर दो चार्जेस अनलाइक हों।
अच्छा, अनलाइक चार्जेस के दरमियान में ये होता है कि एक एरिया ऐसा आ जाता है जिसके अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं होती। अब जो ये वाला एरिया जिसके अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं है ना, इसको हम कहते हैं फ्री जोन। यानी यहाँ पे कोई इस चार्ज की वजह से या इस चार्ज की वजह से लाइन नहीं होगी, चाहे ये दोनों चार्जेस जितने मर्जी स्ट्रांग हो, इस एरिया में इनकी फील्ड लाइंस नहीं आएंगी। अब फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं कि ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से और नेगेटिव पे एंड होती हैं। दूसरी है कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसके ऊपर से क्रॉस नहीं होती। और डेंसिटी ऑफ लाइन जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ बताती है। जैसे कि अगर हम पिछली स्लाइड में जाएं, यहाँ देखें, यहाँ आपको डेंसिटी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा लाइंस हैं कम एरिया में, और ये देखें ज़्यादा एरिया में उतनी ही लाइंस हैं, तो ये लेस डेंस है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं उतनी डेंसिटी कम हो रही है। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी इतना मतलब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और जितनी कम होगी वो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कम है। और अगर हम किसी एक स्पेसिफिक उसकी बताना चाह रहे हैं साइड पे डायरेक्शन, तो हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उससे निकालते हैं। जैसे इसके ऊपर मैंने डायरेक्शन अगर स्पेसिफिक बतानी है तो इसके ऊपर हम एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, मेरी थोड़ी कर्व हो गई है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम कहते हैं टेंजेंट, और उससे हम इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इज़ इक्वल टू वो होता है F/Q। F क्या है? फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। Q क्या है? चार्ज है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम निकल जाएगा, न्यूटन पर कूलम, और ये इक्विवेलेंट होता है वोल्ट पर मीटर के। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी हमने शुरू में भी बात की थी जब मैंने आपको कंघी वाली मिसाल दी कि उसमें डाइपोल बनते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या आता है कि दो चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो गए। अब जैसे मैंने अभी कागज़ की मिसाल दी आपको, कागज़ का टुकड़ा न्यूट्रल था। अब ये एक फॉर एग्जांपल कागज़ का टुकड़ा है, ये ओवरऑल न्यूट्रल था। अब हुआ क्या, क्योंकि हमने इसके करीब कोई चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल +Q ले आए हैं, तो इसके पास इसका नेगेटिव एरिया इसके करीब आ जाएगा और पॉजिटिव एरिया से दूर हो जाएगा। ये इंड्यूस हुआ है डाइपोल इसके अंदर। इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वाला एरिया इस तरफ हो जाएगा तो न्यूक्लियस दूसरी तरफ हो जाएगा, और ये तब तक ही रहेगा जब तक इसके पास चार्ज है। जैसे ही ये चार्ज यहाँ से हम दूर ले जाएंगे ये वापस अपनी पहली शक्ल में ऐसे कागज़ जो है न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। ये सिर्फ स्लाइटली थोड़ी देर के लिए डिस्प्लेसमेंट आई है, और क्योंकि इसके अंदर से थोड़ा डिस्टेंस पे चले गए हैं इसलिए हम इसको कहते हैं ये डाइपोल बन गया है। डाइपोल मीन दो से निकला, दो पोल बन गए हैं, यानी एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। और हमेशा ऐसे ही होगा कि अगर ये इसका जो चार्ज है ना, अगर ये नेगेटिव होता तो इधर पॉजिटिव वाला एंड होना था और इधर नेगेटिव एंड होना था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग होता है। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं ना, इसलिए वो पॉजिटिव दूसरी साइड पर चला जाएगा। अब हम चलते हैं ज़ीरोग्राफी यानी प्रिंटिंग। ज़ीरोग्राफी जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी ड्राई राइटिंग। और ये चेस्टर कार्लसन ने इसको पहली दफ़ा जो है इन्वेंट किया था, और पब्लिकली कमर्शलाइज जो होता है ना, वो इसका मतलब होता है कि कंपनीज़ यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बन गए। पहला तो एक होगा ना कि इस्तेमाल होना शुरू हो गया, वो 1950 में हुआ था। ये ड्राई फोटोकॉपिंग टेक्निक है। इसकी जो इंक होती है वो ड्राई पाउडर होता है,
और इससे हम डुप्लीकेशन करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और लाइट का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका यूज़ होता है। इसके अंदर जो इंक है वो लिक्विड नहीं होती, पाउडर होती है। और इसी से मॉडर्न फोटोकॉपियर्स बने थे जो कि अब यूज़ हो रहे हैं। प्रिंसिपल इसका क्या है, कोर कंसेप्ट, सम मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली वन एक्सपोज टू लाइट, फोटो कंडक्टिविटी जिसको कहते हैं। फोटो रिसेप्टर ड्रम कोटेड विथ सेलेनियम और ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस अट्रैक्ट टॉनर पार्टिकल ओनली वेर इमेज लाइट इज प्रोजेक्टेड। होता कुछ यूँ है कि हमने उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोवाइड की होती है। अब जो टोनर है यानी इंक है उसकी, ड्राई इंक, उसको हमने एक चार्ज दिया होता है, और वो पेज जो है उसको भी एक चार्ज दिया जाता है, ऑपोजिट चार्ज होता है। वो जो चार्जेस हैं पेज पे, जहाँ पे फॉर एग्जांपल पेज पे अगर नेगेटिव है और इंक पे पॉजिटिव है, वो बाकी कहीं पे भी नहीं चिपकेगा। जब उसके ऊपर पाउडर इंक जो है वो लगेगी, बाकी जगह से वो उतर जाएगी और उधर से वो चिपक जाएगी। जब हम उसको एक्सपोज करते हैं, जैसे कि करीब लाते हैं, तो वो वहाँ वहाँ पे चिपक जाती है, तो उससे डिवेल्प हो जाता है और वो चार्ज उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। और उसके बाद वो जो पेज के ऊपर जो बाकी रह गई थी इंक, उसको हम उतार देते हैं, वो वापस टोनर में रीफिल हो जाती है जाके। चार्जिंग, ड्रम सरफेस गिवन यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज बाय कोरोना वायर और चार्ज रोलर, एक्सपोज लाइट फ्रॉम डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज एरिया corresponding to white background, dark areas remain charged. डेवलपमेंट, टोनर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, स्टिक टू नेगेटिव चार्ज इमेज एरिया। ट्रांसफ़र, टोनर इमेज ट्रांसफर्ड to a paper via electrostatic force. Fusing heat and pressure roller melt toner onto paper creating a permanent print. आपने देखा होगा जब हम प्रिंट निकालते हैं वो पेज गर्म होता है, वो इसीलिए होता है कि उसके अंदर रोलर्स के अंदर से गुजारते हैं, वो हीट किए होते हैं ताकि अच्छी तरह से वो उसके साथ चिपक जाए, इसलिए वो गर्म होता है। क्लीनिंग एंड इरेज, रेजिडुअल उसके ऊपर पार्टिकल, क्योंकि वो चार्ज किया हुआ है पेज को भी उस स्पेसिफिक एरिया से और इंक को भी चार्ज किया हुआ है, तो बाकी एरिया पे वो नहीं चिपकेगी, वो उसके ऊपर से उतार दिया जाता है। ड्रम वगैरह को रीसेट कर दिया जाता है, टोनर को वापस दे दिया जाता है और वो यूज़ हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में। एडवांटेजेस क्या है कि ये शार्प ड्यूरेबल प्रिंट्स निकालता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स का। फास्ट प्रिंटिंग सूटेबल फॉर ऑफिसेज एंड इंडस्ट्रियल, आपने देखा होगा कि जो घर में होता है ना छोटा प्रिंटर, उस पर इतनी तेज़ी से प्रिंटिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें एक लिमिट तक हम पेजेस वगैरह रख सकते हैं ना। जबकि कमर्शियली जब आप कहीं से फ़ोटो कॉपी वगैरह कराने जाएँ, वो पूरे का पूरा बंडल जो होता है 100-200 सफ़े भी रख देते हैं आराम से, और कितनी कितनी वो कॉपी निकाल देते हैं। इसलिए जहाँ पे ऐसी ज़रूरत हो तो वहाँ पे ये बहुत बेहतर है, और पर पेज इसकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि जो घर वाले घर के प्रिंटर्स होते हैं ना उन पे पर पेज कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन वो हाँ कम अगर निकालनी हो तो उसके लिए रिलायबल होती है। एप्लीकेशन, ऑफिस फोटोकॉपिंग एंड प्रिंटिंग, लेज़र प्रिंटर्स इन होम बिजनेस स्कूल डिजिटल पब्लिशिंग। लिमिटेशन, हाई मशीन कॉस्ट कंपेयर टू इंकजेट, एनर्जी इंटेंसिव होता है, इसमें एनर्जी बहुत लगती है। टोनर डस्ट में कॉज रेस्पायरेटरी इरिटेशन इफ मिस हैंडल, ये सिर्फ जिनको रेस्पायरेशन का इशू हो और सही से मशीन ना चलाई जाए उनके लिए होता है। अब चलते हैं इंकजेट प्रिंटर की तरफ। इंकजेट प्रिंटर्स जो कि यूजुअली हमारे घरों में जो यूज़ होते हैं वो इंकजेट के होते हैं। ये जब वो कमर्शलाइज हुआ था तब इसको डेवलप किया गया था। वो कमर्शलाइज हुआ था 1950 में, 1950 में इसको डेवलप किया गया, और ये 1970 से 1980 के दरमियान में ये कमर्शलाइज हुआ, और ये HP कैनन और एप्सन के तब बने थे। और इसकी घर में जो है मतलब ये छोटा होता है, आसानी से कैरी किया जा सकता है, घर में रखा जा सकता है, जहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ ना होना हो, कुछ कुछ प्रिंट्स ही चाहिए होते हों, उसके लिए ये बेहतरीन है। इसमें लिक्विड इंक डलती है। अच्छा, कंट्रोल बाय डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट्स इमेज इनटू ड्रॉपलेट्स, यूज टाइनी नोजल्स। उस इसमें लिक्विड इंक होती है, और इंक जो है वो हम स्प्रे करते हैं। इंक को
जैसे हम परफ्यूम वगैरह आप देखें वो लगाते हैं, आप नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन आप फील करते हैं ना कि आपके पास पर ड्रॉप्स लग रहे हैं। इसी तरह ये उससे भी बहुत छोटी हम नोज़ल से निकालते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके छोटे 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 ड्रॉप्स होते हैं। इसी तरह इसके ड्रॉप्स को हम चार्ज कर देते हैं और जो पेज है वो उसको भी एक चार्ज दिया जाता है। बाकी प्रोसीजर इसका सेम है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि ये ड्राई नहीं है, इसमें लिक्विड इंक होती है। प्लेसमेंट एक्यूरेसी इंश्योर स्मूथ कलर ग्रेडियंट्स। प्रिंटिंग मेथड्स में कंटिन्यूस इंकजेट भी आ जाता है, ड्रॉप ऑन डिमांड भी आ जाता है। इंकजेट के टाइप्स में आ जाते हैं थर्मल इंकजेट, जिसमें हीट वगैरह का प्रोसीजर ज़्यादा होता है। पीजो इलेक्ट्रिक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूजेस थोड़ा ज़्यादा होता है। एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है उससे एज़ कम्पेयर टू ज़ीरोग्राफी से। इसकी पिक्चर्स और कलर ग्राफिक्स बहुत अच्छे होते हैं, कम्पैक्ट होता है, लाइट वेट होता है, ऑपरेशन इसका मतलब ऑपरेट जो हम कर रहे होते हैं वो आसानी से हो जाता है और ये सस्ता होता है। मशीन जो इसकी है वो सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ज़ीरोग्राफियर। एप्लीकेशंस इसकी हैं घरों में, दफातर में यूज़ हो रहा होता है, लैब्स में भी यूज़ हो सकता है। हम इससे प्रिंटिंग वगैरह जो मेडिकल 3D प्रिंटिंग होती है वो कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि इसकी इंक ज़ीरोग्राफियर की निस्बत महंगी होती है, और अगर आपको पता है कि बहुत देर हो जाए और इंक को यूज़ ना किया जाए, उसको यूज़ ना करें आप, वो ड्राई हो जाती है और वो किसी काम की नहीं होती। और ये लेज़र प्रिंटर की निस्बत स्लो होता है, इंक में स्मज, नॉट सूटेबल फॉर हैवी ड्यूटी बिजनेस प्रिंटिंग। ये उसके लिए ज़ीरोग्राफी रहती है, ये थोड़ा काम के लिए घर में रखना हो तो उसके लिए भी बेस्ट है। ये कंपैरिजन है इंकजेट और ज़ीरोग्राफी में। ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स हैं जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं, बस ये है कि उसमें मैंने प्रिंटिंग क्वालिटी ज़ीरोग्राफी की मैं नहीं बताई थी पीछे। वो अप टू 1200 DPI होती है और इसकी 2400। DPI स्टैंड फॉर डॉट्स पर इंचेस, यानी कितना वो क्लियर है, इससे ये पता चलता है हमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि हम मेजर करें कि किसी जगह पे फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही हैं। हमने पहले बात कर ली फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब उसकी वजह से कोई फ्लक्स जो है वो क्या है, वो एरिया में कितनी लाइंस पास हो रही हैं। हम उसको, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ कि एक ये सरफेस एरिया है, इसके अंदर से जितनी लाइंस पास हों, अगर मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ की और इसके अंदर से पास हो रही हैं तो इसका फ्लक्स तो होगा। मैं ज़्यादा बना लूँ तो ज़्यादा होगा। इसका फार्मूला होता है E डॉट ए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, और डॉट प्रोडक्ट में हम जब ये इसको खोलते हैं ई ए कॉज ऑफ एंगल आता है, तो एरिया और उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा। इसी की बेस पे इसकी टाइप्स भी आ जाती हैं 3। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एरिया वेक्टर है, और इसका यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, क्योंकि आपको पता है ई का यूनिट है न्यूटन पर कूलम और ए का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसके केसेस आ जाते हैं एंगल की बेस पे। अगर एंगल 0 हो तो कोज ऑफ 0 होता है 1। तो उस केस में जैसे मैं इधर आपको लिख के दिखाऊँ, ई डॉट ए ई ए कोज 0 डिग्री, कोज 0 होगा 1, तो ई ए यहाँ आ जाएगा 1,
तो यहाँ से ई ए आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अगर हम दूसरे केस की बात करें 90, कोस 90 होता है 0, तो उस केस में ई ए ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हम किसी क्लोज सरफेस की बात करें तो हम इंटेग्रल लेते हैं और इंटेग्रल के ऊपर ये सर्कल क्लोज सरफेस को शो करता है। और फ्लक्स पॉजिटिव होगा अगर लाइंस जो हैं आउटवर्ड ज़्यादा होंगी, और नेगेटिव होगा लाइंस, मतलब मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। ये एक डिब्बा है, इसके अंदर चार्ज है क्यों, इसके बाहर से भी कोई फील्ड लाइंस आ रही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई चार्ज है इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, जो लाइंस यहाँ से निकल रही हैं वो ज़्यादा हैं। क्योंकि ये 2 लाइनें थी, ये ज़्यादा लाइनें हैं, तो हम कहेंगे ये फ्लक्स जो है ये पॉजिटिव फ्लक्स है। और अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता और बाहर से भी लाइन आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कह रहे हैं 2-3 लाइनें आ रही हैं और यहाँ पे एक जा रही है, तो हम कहेंगे इनवर्ट जो थी वो ज़्यादा जा रही थी, आउटवर्ड कम आई है, तो ये नेगेटिव फ्लक्स है। एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या हैं, ये हम डिटेल में इसकी 3 एग्जांपल्स पढ़ते हैं, 1 बाय 1 हम चलते हैं। उससे पहले हम कॉसेस लॉ को पढ़ेंगे और कॉसेस लॉ के साथ उसकी एप्लीकेशन कर लेंगे। कॉसेस लॉ इज़ द वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. It states the total electric flux through any closed surface area is equal to the net charge enclosed divided by the permittivity of the free space, यानी Q over epsilon naught। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, उसने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि ये फ्लक्स की वैल्यू इसके इक्वल आती है। अब हम इसकी एप्लीकेशन तरफ जाएंगे। उससे पहले हम फ्लक्स टू सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन टोटल चार्ज, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा और किसी चीज़ के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा। ये नहीं कि स्क्वायर में सरफेस है तो कोई और होगा, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, कोई भी हो उसके अंदर चार्ज डिवाइडेड बाय उसकी एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद गॉसेस लॉ, ये वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन है ये। अब हम चलते हैं, इसकी फर्स्ट एग्जांपल है होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी फील्ड अगर उसके जो फ्लक्स है वो इक्वल होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एक चार्ज सरफेस है, इस सरफेस के बाहर चार्ज है। अब हमने गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी होती है। अब मैंने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट की इसके अंदर। अब इसके अंदर देखें अगर, तो इस ए पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, 0 है। Q की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 0। फाई होता है E डॉट ए, ये 0 के इक्वल है। एरिया तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो नल वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी होलो चार्ज स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके ऊपर से पास नहीं होती, और ये फैराडे केज है
ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कि अगर एक पिंजरा जो है वो बनाया जाए और पिंजरे के ऊपर कोई चार्ज हो तो उसके अंदर कोई परिंदा होगा ना, उसको चार्ज नहीं लगेगा, उसको करंट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। कोई शीट है, उसके ऊपर चार्ज किया हुआ है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमें गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे। हमने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट की सिलेंड्रिकल फॉर्म में से, कि वो एक इधर से पास हो रही है और ये दो उसके जो हैंड्स हैं ये बाहर हैं। अब जो इसके अंदर से ये पास हो रही है, इसके अंदर एंगल इस तरह से है कि ज़ीरो आ रही है हमारे पास आंसर। ये देखिए, मैं आपको पीछे इसके उस पर लेके जाऊँ, अगर कोस 90 जो होता है ना, उस पर फ्लक्स ज़ीरो होता है और ये परपेंडिकुलर है इसके। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बारी बारी दिखाऊं, ये इसकी वजह से है E1 होगा, ये E2 और ये E3। तो फ्लक्स भी 5-1, 5-2, 5-3। अच्छा, अगर हम E इज इक्वल फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ए है, 5-2 की वजह से अगर हम पहले कैलकुलेट कर लें, तो 5-2 की वजह से E A cos 90, ये हो गया 0। 5-1 और इक्वल है 5-3 के, और उसके केस में E डॉट ए जो होगा E A cos 0। EA इंटू 1, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स आएगा EA। अगर हम टोटल करें ना इनका फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो है हमारे पास वो इक्वल होगा 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3। तो यहाँ आ जाएगा EA प्लस 0 प्लस EA इक्वल किसके आया, 2EA। फ्लक्स जो है हमें पता है Q ओवर एप्सिलॉन नोट है, और क्योंकि ये सरफेस है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। सिग्मा होती है Q/A। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करें, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं Q/एप्सिलॉन नॉट को अगर हम पहले लिख लें 2EA, सॉरी थोड़ा सा पीछे करके लिखती हूँ, स्क्रीन से बाहर जा रहा है।
यहाँ से Q की वैल्यू क्या आएगी, A इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। ए से ए कैंसिल क्योंकि एरिया दोनों साइड पे है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इसके ऊपर जो एरिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं कर रही, उसके इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है ये वाली नेगेटिव। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड होता तो ये आउटवर्ड, और इसके इनवर्ड होता तो ये इसके इनवर्ड। अब हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेट की। गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे आप देख लें स्केयर है, सॉरी रेक्टेंगल है। अब ये वाला जो है ना, अगर हम इसको इस साइड को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको हम 4 कह रहे हैं, ठीक है। 4 में से ये जो पहली है, इसके ऊपर देखें ये चार्ज के अंदर है, और अभी हमने इसकी पहली एग्जाम्पल में ही ये कहा था कि होलो चार्ज जो होता है ना, उसके अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होती। तो उससे हमें पता चला कि यहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो ज़ीरो है। और इसकी वजह से सिर्फ फ्लक्स आ रहा है। इन दोनों के दरमियान भी एंगल जो है वो 90 बनता है, cos 90 ज़ीरो। जैसे अब मैं आपको अगर कैलकुलेट करके दिखाऊं, 5 1 तो इसलिए ज़ीरो हो गया क्योंकि वहाँ चार्ज नहीं है। 5 2 इज इक्वल है 5 4 के। यहाँ पे है EA cos 90, cos 90 होता है ज़ीरो, EA इंटू ज़ीरो, तो आंसर ज़ीरो। 5 3 जो है उसमें एंगल बन रहा है 0 डिग्री का, तो EA cos 0, cos 0 होता है 1, तो EA आ जाएगा जो मैक्सिमम फ्लक्स है। अब जो टोटल फ्लक्स है वो 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 की इक्वल है। तो ये सारे तो हैं ज़ीरो, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस EA। टोटल फ्लक्स आपको पता है बाय गॉसेस लॉ Q और एप्सिलॉन नॉट, ये EA के इक्वल आ गया। और क्योंकि ये सरफेस है, सरफेस का मैंने आपको भी बताया था चार्ज डेंसिटी होती है Q ओवर A इज इक्वल टू सिग्मा। यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। वही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, सिग्मा A और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू EA। एरिया दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट और
Importance of Gauss's law. Simplifies electric field calculation for symmetric charge distribution. Prove field inside hollow conductor is zero. Explain capacitor design used in analysis चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टर्स एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा हैं। हम चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इसी से निकला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। पोटेंशियल क्या है कि उसके अंदर कितनी पावर है किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करने की। अब देखें, जैसे आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आप एक बॉल है, ये अगर ग्राउंड है, यहाँ आपने यहाँ पे बॉल को ये पड़ी हुई है, इसको छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे को आएगी, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही होती है ना। अगर आप उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहे हैं, उसको यहाँ से कहीं ऊपर, या ये नीचे बॉल पड़ी हुई है, इसको हम कहीं ऊपर इधर कर की साइड पे या कहीं पे भी लेके जा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करें उसको मूव करने के लिए। तो इसी तरह अगर कोई चार्ज के ऊपर वर्क किया जा रहा है कि उसकी जो नेचुरली उसने जिधर जाना है उसके अपोजिट पे है, यानी वो चार्ज को हम खींच रहे हैं उसे अपनी तरफ या उसको जगह से रिमूव कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे वो जो चार्ज उसकी कर रहा होगा ना, तो उसका वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि उसमें कितना पोटेंशियल है कि वो अगेंस्ट उसके वर्क कर सके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at a point is the potential energy per unit charge at the point due to an electric field, जो U over Q से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वर्क an external agent must do to bring a unit positive charge from infinity to that point. इन्फिनिटी इसकी आप इन्फिनिटी हर लिहाज से होती है, ये नहीं होता कि इन्फिनिटी आप कह लो कि कोई एक ऐसा नंबर है जो अटेन हो। अटेन के लिहाज से, जैसे अगर कोई पर्सन एक रोटी खाता है, अगर एक के बजाय उसको कहो कि 3 रोटियां खाओ और वो 3 रोटियां नहीं खा सकता, चलो मैक्सिमम वो किसी तरीके से 2 खा ले, तो 3 उसके लिए इन्फिनिटी है, किसी और के लिए वो इन्फिनिटी नहीं होगी। इसी तरह चार्जेस वगैरह के लिहाज से भी होता है कि उसका जो मैक्सिमम जोन है ना, जिससे के बाद वो उसके ऊपर फील्ड नहीं लगा सकता, तो वो उसके लिए इन्फिनिटी है कि वहाँ से लेके उसको अपने करीब लेके आए या उसको कहीं और लेके जाए। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये इसका यूनिट जो होता है जॉल पर कूलम होता है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट है जॉल और क्यू का यूनिट है चार्ज का कूलम। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट जो हुआ वो रिलेशनशिप है, क्योंकि उसका एक अपना पोटेंशियल था, उससे हम कहीं और लेके गए, तो इनको माइनस करने से हमारे पास W यानी वर्क डन की वैल्यू आती है। जो वर्क डन है वो इसके एनर्जी के जो उनके दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी थे उसकी डिफरेंस के इक्वल है। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V जो है वो VB माइनस VA है, क्योंकि 2 पॉइंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट A है कोई और ये B पॉइंट है, तो इसके ऊपर कोई पोटेंशियल था और इसके ऊपर कोई पोटेंशियल था। अब चार्ज को इधर से इधर को लेके आ रहे हैं या कहीं और लेके जा रहे हैं, तो इनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो UB माइनस UA होगा, और वोल्ट की जो वैल्यू इधर होगी और इधर होगी। अच्छा, हम पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं, एक रेफरेंस होता है, हम कभी भी उसको फिक्स नहीं कह सकते। जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बजाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो वो होती है mgh। यहाँ पे हाइट रेफरेंस है। अगर हम हाइट जैसे किसी कोई बुक टेबल पे पड़ी हुई है और उसकी हाइट टेबल के लिहाज से ले रहे हैं, तो हम कहते हैं इसका कोई पोटेंशियल नहीं है। और उसी किताब को अगर हम रेफरेंस ज़मीन से लेके देखें तो हम कहते हैं हाँ कि ये टेबल के साथ इतनी हाइट पे पड़ा हुआ है तो इसकी इतनी एनर्जी। तो इसका मतलब हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, हम एब्सोल्यूट बात नहीं यहाँ कर रहे। जैसे हम घड़ी के सेल की बात करें
उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। इसी तरह कुछ और सेल्स होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट वोल्टेजेस होते हैं, तो वो उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस बताया जाता है। क्योंकि आपके पास जो घड़ी का सेल है वो एक बैटरी होती है मिनी, और उसके एक साइड पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड पे नेगेटिव लिखा होता है। अब कोई भी टीवी का रिमोट का सेल, एसी के रिमोट का सेल, कोई भी सेल देखें, ये सेम ही तो होते हैं। आप उसको बस देखें, उसके एक साइड पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड पे नेगेटिव लिखा होता है। तो इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है ना, वो 1.5 वोल्ट होता है। यानी अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ 4.5 होना चाहिए, तो इनका डिफरेंस ये होगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम बता रहे होते कि इधर इस साइड पे कितना वोल्ट है और इस साइड पे कितना वोल्ट है। और जो हम कहते हैं ना कि सेल ख़त्म हो गया, इसको रिप्लेस करें, वो इसलिए होता है कि जब ये इधर से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं ना, अपने आप को इक्विलिब्रियम में जाने के लिए, तो ये जो वोल्ट है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनका आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होता जाता है। पहले 1.4 होगा, फिर 1.3, करते 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 ये ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो तब हम क्या कहेंगे कि सेल जो है वो चलना बंद होगा। लेकिन उसके अंदर ये नहीं है, इसका मतलब कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, उनका डिफरेंस जस्ट खत्म हुआ होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम एज अ ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डेल बी। ये थोड़ा सा उसके साथ ही ऊपर मर्ज हो गया। E इज इक्वल टू माइनस डेल बी, और इस डेल्टा की वैल्यू होती है कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस कर्ली बाय कर्ली जी। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप, जी के साथ के कैप आता है। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये वही चीज़ है कि इसको इन्फिनिटी से वहाँ तक लेके आए, तो कितना उसमें, उसके फार्मूला ये है, कैलकुलेटेड फार्मूला V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, या आप इसको ये भी कह सकते हैं V इज इक्वल टू KQ/R। ये K की वैल्यू है। एक एग्जांपल भी ये देखें, यहाँ पे कैलकुलेट किया मैंने कि अगर R जो है यानी डिस्टेंस जो है वो 0.25 मीटर रखे और चार्ज कोई 2 माइक्रोकूलम का है, तो V की वैल्यू फाइंड करें। माइक्रोकूलम ये प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और ये आंसर आ गया। Electric field as a potential gradient. Electric field potential V at a point is the work done per unit charge in bringing a small positive charge from infinity to that point. ये बात जो हम पीछे कर सकते हैं, और इसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V या डी वी ओवर डी एक्स। ये एक डायरेक्शन के लिए है। अगर वॉल्यूमेट्रिक के लिए कहेंगे तो फिर वो डी वी बाई डी वाई भी आएगा, डी वी बाई डी जेड भी आएगा। अब ये डेरिवेशन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कहें तो ये हम बी और डब्ल्यू के साथ डेरिवेटिव डी लगा देते हैं, और हमें पता है वर्क डन जो होता है वह एफ इंटू डी होता है। तो एफ इंटू डी एक्स, एफ की वैल्यू है क्यू ई, क्योंकि एफ होता है ई जो होता है एफ ओवर क्यू होता है, वो इधर से ये निकली, तो क्यू ई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू डी वी, तो इधर से ये चीज़ आ गई। और ये वन डायमेंशन में जब हम एक से ज़्यादा डिमेंशंस की बात करते हैं तो हम ये डेल्टा लिखते हैं। इसको मैं आपको अब दोबारा भी लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे डेल की वैल्यू जो होती है ये होती है पार्शियल डेरिवेटिव, इसको करनी है जो मैं करली बोल रही हूँ, ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ये आप मैथ के अंदर
डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से ये चीज़ें कैलकुलेट करनी भी आ जाएंगी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वी पोटेंशियल का मतलब है कि उनके दरमियान पोटेंशियल सेम है, यानी ऐसी सरफेस जिसके ऊपर सारे पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर ई की वैल्यू सेम आती हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो इक्वी पोटेंशियल है। अ सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल वी इज द सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरोज दैट शोज द डायरेक्शन टू अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में देख लें। एक ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रा करवाई है और एक ये, इसके अंदर जैसे ये सर्कल है, इसके ऊपर कहीं भी आप पॉइंट लें, असल में ये सफ़ियर है। मैं आपको स्क्रीन पे 2D ही दिखा सकती हूँ क्योंकि हमारी ये स्क्रीन 2 डायमेंशन में, तो ये आपको सर्कल लग रहा होगा, वरना ये सफ़ियर है। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सफियर्स या कंसेंट्रिक सर्कल, उसका मतलब ये होता है कि सबका सेंटर सेम है। इस वाले का, ये वाला सबसे बाहर वाला भी जो सफियर है उसका सेंटर भी ये वाला है, इधर वालों का भी, जितने भी हैं सबका सेंटर एक है, तो हम इनके इसको कहते हैं कंसेंट्रिक। और ये पैरेलल प्लेट्स हैं। इस प्लेट के किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो ये इक्वी पोटेंशियल प्लेन्स हैं और ये इक्वी पोटेंशियल वो होंगे सर्कल या सॉरी स्फीयर्स। सिचुएशंस, इक्वी पोटेंशियल शेप कंसेंट्रिक हो सकती है, फ्लैट प्लेन। फील्ड लाइन जो होती हैं रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड हो सकती है, और स्ट्रेट और ये इसके केस में यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल प्लेट्स के केस में। फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट चार्ज के केस में स्ट्रॉन्ग नियर द चार्ज, वीकर फार अवे, और पैरेलल प्लेट्स में हर जगह आइडियली सेम होती है। नेक्स्ट, सॉरी ग्राफ मिसिंग है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक एनर्जी का छोटा यूनिट है। आपने एनर्जी का बड़ा यूनिट पढ़ा जूल, लेकिन अगर अब आप इलेक्ट्रॉन्स के लेवल के ऊपर बात करते हैं तो वो बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, क्योंकि उसका चार्ज ही इलेक्ट्रॉन का इतना छोटा है। तो वहाँ पे हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के इक्वल होता है, क्योंकि अगर हम V को 1 वोल्ट लें, और ये हम एटॉमिक लेवल्स पे जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं इसमें यूज़ करते हैं। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ये चार्ज इसने इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला यूज़ किया था। इससे पहले जे थॉमसन ने E/m रेशो निकाली हुई थी, लेकिन अकेले E की वैल्यू नहीं पता थी, तो उस उधर से इसको आइडिया आया कि मैं कोशिश करूं, क्योंकि मैथ्स जो होता है ड्रॉप्स का सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो E/m रेशो तो निकल गई थी, वो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू थी, लेकिन ई की वैल्यू फाइंड नहीं हुई थी। तो इसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। इसने एक सेटअप लगाया जिसमें इसने नोज़ल से स्प्रे की, जो पार्टिकल्स छोटे 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 उसको चार्ज पार्टिकल्स बनाया। फिर वो जो इसका था ना ऑयल एटोमाइज़र यूज़ किया। एटोमाइज़र यानी एटम के लेवल के छोटे 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 जो ड्रॉपलेट्स हो गए। फिर उसने प्लेट्स जो थी उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, और वो साथ नीचे आ रहा है पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल है ये। अब इस पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं। इस पार्टिकल ने नीचे आना है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg। इस पार्टिकल के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है, Fe भी है, और ये पार्टिकल
सस्पेंड हो गया आराम से, आहिस्ता 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 नीचे आ रहा, तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी अप्लाई हो रही है, FD। ड्रैग फोर्स FD आपको पता है, आपने पढ़ी हुई है, वो होती है 6 पाई ईटा RV। अब हमने ये सारी फोर्सेस को लेके चल के कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ पे मैंने सारी फोर्सेस की वो लिख दी हैं, और यहाँ से हमने ये निकालना है कि कैसे आएगा। आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखें, सबसे पहले तो हमने FE और FG को इक्वल रखेंगे। FE की वैल्यू होती है Q1 Q2 और R²। यहाँ से अगर आप मैथ की को देखें, रो जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, रो V इज इक्वल टू M। M की जगह पे रो VG। V जो है ये वॉल्यूम, इसके अलावा V की वॉल्यूम की वैल्यू होती है 4/3 पाई RQ। और ये फोर्स है QE इक्वल हो गई 4/3 पाई RQ रो इंटू G। अब फोर्स की वैल्यू, ड्रैग फोर्स की, तो क्या है 6 पाई ईटा RV। अगर ये चीज़ और ये चीज़ को हम सेम रखें तो हमारे पास पाई से पाई कैंसिल होगा। अब रख के देख लेते हैं, 6 पाई ईटा RV इज इक्वल टू 4/3 पाई RQ रो G। तो यहाँ से पाई कैंसिल हुआ, यहाँ R3 है, यहाँ R है, तो पावर माइनस हो जाती है, 3 - 1 2 हो जाएगा। 6 ईटा B, और ये जो इसके साथ 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 इधर डिवाइड होगा, रो G इज इक्वल टू R। ये 2 के टेबल पे कैंसिल होगा, यहाँ 2 और ये 3 हो जाएगा, 3 × 3 9 पाई, ओ सॉरी पाई नहीं आएगा, ईटा B टू रो G। ये आ गया R² की इक्वल। तो यहाँ से हमें R की अगर वैल्यू चाहिए, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आएगा। और
ई बाई एम उसको पहले ही पता थी। जब उसने फार्मूले में उसने ई की वैल्यू निकाली, कोई ई बाई एम की कोई उसके पास वैल्यू आई, और उसने बाकी चीज़ें कैलकुलेट थी, मैथ्स जो था उससे मल्टीप्लाई करे, ये देखे ना एम जी ओवर ई, जी तो 9.8 है, ई क्या है जो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है उसको है, तो यहाँ से उसने कैलकुलेट कर लिया कि ई की वैल्यू क्या है, ये जो इसके पास इसकी वैल्यू आई है, एक्चुअल ये वैल्यू नहीं आई थी, सिर्फ उसके मल्टीपल्स आए थे। जो इसके मल्टीपल्स आए थे ना, उससे इससे पता चला कि ये एक तो चार्ज क्वांटाइज्ड है और इसकी वैल्यू जो है वो ये आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? आपने यूजुअली शायद देखा भी हो, घर में हमारे जो फैंस वगैरह होते हैं उनमें कैपेसिटर वगैरह भी डलते हैं। ये चार्ज को स्टोर करता है, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं और ये चार्ज को स्टोर करता है। और ये चार्ज जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? टू कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और इसके सेपरेटेड बाय डाई इलेक्ट्रिक होता है। डाई इलेक्ट्रिक कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। आगे आती है कैपेसिटेंस, यानी उसकी कैपेबिलिटी कितनी है चार्ज स्टोर करने की, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, जो कि Q बाय V के इक्वल है और इसका यूनिट है फैरेड। जितनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उतना वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि ज़्यादातर हमारे यूज़ होता है, इसका फार्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, जहाँ पे ए एरिया है, डी दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, ई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी, तो एरिया फिर हम इस तरह से ज़्यादा करेंगे कि डिस्टेंस सेम रहे। जैसे एरिया ऐसे भी ज़्यादा हो सकता है कि डिस्टेंस बढ़ा दिया, और एरिया ऐसे भी ज़्यादा हो सकता है कि प्लेट्स बड़ी हो जाएं तो भी एरिया ज़्यादा हो गया। तो हमने इस अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करनी है तो हमने डिस्टेंस कम रखते हुए एरिया इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी। और क्योंकि एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी भी मल्टीप्लाई होगी, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो इस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। अब कैपेसिटर जो है सर्किट में जब लगाते हैं तो दो मेथड्स होते हैं, या सीरीज़ में लग सकते हैं या पैरेलल में। सीरीज़ में लगने का मतलब है एक कैपेसिटर का सिंबल होता है ये दो स्ट्रेट लाइंस, एक बैटरी के साथ लगाए हैं, और बैटरी का सिंबल होता है एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन। ये दोनों आपस में एक ही सीध में आ रहे हैं, तो ये हम कहेंगे दो कैपेसिटर जो हैं ये सीरीज़ में लगे हैं। और अगर इस तरह से होता, एक कैपेसिटर ऐसे है और एक कैपेसिटर ऐसे है, इस तरह से, तो ये हमने कहना था कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज़ में वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, और पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम रहता है। इसी से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस पे यूज़ होती है। आपको पता है कि हमारे घर में हम किसी भी सॉकेट बोर्ड को देख लें, सब में सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, 220 वोल्ट्स आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी का जो निज़ाम है वो पैरेलल सिस्टम में चलता है। अब अगर हमने एक सर्किट बनाया और उसमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर अटैच किए, तो एक उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो उसको कैसे निकालते हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपको मैं इसकी निस्बत खुद करके कैलकुलेट करके दिखाऊं तो वो हम ऐसे करेंगे
वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। हमें पता है Q इज इक्वल टू होता है CV। यहाँ से V की वैल्यू क्या होगी, Q बाय C। चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट होती है सबकी, तो Q ओवर C2 और ये भी Q ओवर C। ऊपर से Q कॉमन ले लें अगर तो वह कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप Q इज इक्वल, ये अंदर आ जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 इक्वल Q बाई C। Q से Q कैंसिल, 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 और ये EQ लिखते हैं, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और आप ये देख लें कि 1 डिवाइडेड बाय करके है, तो जो सीरीज़ की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से छोटी होती है जो इसके अंदर लगाए होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि पैरेलल लगाई होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, चार्ज जो रहता है वो फैल जाता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। CV होता है तो C इक्विवेलेंट इंटू टोटल वोल्ट, ये हो जाएगा C1V प्लस C2V। V कॉमन लें, C1 प्लस C2 V से V कैंसिल, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। ये 2 के लिए होगा तो आगे अप टू 100 नहीं होगा, लेकिन ये कि ज़्यादा के लिए होगा तो वो प्लस हो जाते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है इसमें ऐड हो दी जाती है सबकी कैपेसिटेंस, और ये क्योंकि ऐड हो रही है तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही आती है। अब चार्जिंग कैपेसिटर्स की, जो एक कैपेसिटर होता है अब उसको चार्ज करते हैं, वो एक मैक्सिमम लेवल तक चार्ज होता है। ये देख लें, पहले वो तेज़ी से चार्ज हो रहा है, इधर जाके वो ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह जब वो डिस्चार्ज भी होता है वो तेज़ी से डिस्चार्ज होता है, उसके बाद स्लो हो जाता है। ये जो इसके है ना कि ये लाइन जो टाइम है वो होता है टा, और ये होता है RC के ऊपर कि कितना रेजिस्टर है और कितना उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के मल्टीप्लाईपल होता है, उतने टाइम में वो मैक्सिममली 63% चार्ज होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होता है, तो उसका 5 टाइम मल्टीपल अगर हो टाइम के RC के, तो फिर जाके वो तकरीबन 99% चार्ज होता है। फिर भी इससे ज़्यादा नहीं चार्ज होता, मैक्सिमम ये 100% कभी भी चार्ज नहीं होता। इसी तरह ये डिस्चार्ज भी कभी पूरा नहीं होता, ज़ीरो नहीं आता कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग पे, वो तेज़ी से कम होता है, फाल होके सिर्फ 37% तक उसकी बैटरी लो होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, यानी डिस्चार्जिंग इतनी होती है उसकी। ठीक है, और ये जो है आर टाई इज इक्वल टू RC, इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम टू चार्ज रीच मैक्सिमम जो होता है वो 63% चार्जिंग, और फाल वो उसकी होती है 37। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उतनी ही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्लो होगी, चार्ज भी देर से होगा और डिस्चार्ज भी देर से होगा। जितनी ज़्यादा जल्दी चार्ज होगा उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज भी होगा, क्योंकि ये सेम है। अब हम बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक क्या है। डाई इलेक्ट्रिक की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसको हम पोलराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने पेज की एग्जांपल दी थी, पोलर उसके 2 पोल्स बन गए थे और ये करंट को फ्लो करने नहीं देता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है, उसको सपोर्ट कर देता है, इसीलिए पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वगैरह भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके केस में
रिलेटिव परमिटिविटी साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर ही होती है। Polarization is the rearrangement of charges inside the electric under external electric field. Positive and negative charges shifts in opposite direction, creates induced dipole and surface charges. ये मैं आपको करके पिक्चर बना के पहले भी दिखाई थी, अभी भी बना के दिखा देती हूँ कि अगर पूरी एक शीट है ना, उसके पास एक चार्ज आ गया क्यू, तो क्या होगा, उसके अंदर डिफरेंट आइटम है। ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसी तरह इससे अगला वाला जो होगा वो भी पोल बन जाएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इस तरह सारा जो है ना वो एक बनता जाएगा पोल। और ये इंड्यूस डाइपोल होते हैं, और ये वाला जो है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ी भी होंगी डिफरेंट ये चीज़ें। मैकेनिज्म ऑफ पोलराइजेशन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो इलेक्ट्रॉन्स और पुल हो जाते हैं एक तरफ और न्यूक्लियस एक तरफ हो जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं, उनके दरमियान कोई डिस्टेंस आ जाता है। और ये जो है डाइपोल मूवमेंट क्यू इंड्यूस्ड बाय एरिया होता है। टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेसमेंट होती है, आयनिक पोलराइजेशन भी होती है आइंस की वजह से, जैसे NaCl KCl, ये इस पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन और अलाइनमेंट की वजह से भी होता है, जैसे H2 जो होता है इस तरह करके इसका कोई बनता है, यहाँ H होता है, यहाँ O मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके दरमियान शायद 108 डिग्री कोई एंगल बनता है। तो ये ओरिएंटेशन की वजह से भी होता है। ये H2 इस तरह आना था, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ नीचे आएगा। स्पेस चार्ज पोलराइजेशन भी होती है, चार्जेस इफेक्ट बाउंड्रीज। इफेक्ट क्या होती है, उससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से। एप्लीकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स पे सर्किट्स, फिल्टर, ऑसिलेशन, हाई वोल्टेज इंसुलेशन, डाइलेक्ट्रिक लेंसेज में ये हमारे सर्किट्स के अंदर रेडियो टीवी वगैरह के यूज़ हो सकते हैं, और एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर्स भी होती हैं। यहाँ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।